Bismillahirrahmanirrahim. Today we have third lecture of formal methods in software engineering. लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट फॉर्मल मेथड्स को किया था, डिस्कस किया था। उसमें हमने अपनी मैथमेटिकल इंडक्शन को देखा था, आपके फॉर्मल मेथड्स क्या होते हैं। फिर उसकी हमने अपनी एक एट द एंड ऑफ लेक्चर हमने अपनी एक कंक्लूजन दी थी कि फॉर्मल मेथड्स एग्जैक्टली क्या है, किन कंडीशंस में उनको यूज़ करना चाहिए, उनकी डिप्लॉयमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, उनके डिज़ाइन फैक्टर्स क्या क्या हैं और फॉर्मल मेथड्स के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फॉर्मल मेथड्स जो हैं वो किन कंडीशन में डिज़ाइन होते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो ज़्यादातर तो उसके एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे, बट जो उसके ड्रॉबैक्स थे या आप जिनको आप उसके डिसएडवांटेज कहें, कॉस्टली था, कम्प्लेक्स था और टाइम कंज्यूमिंग था। तो डेफिनेटली हमने कहा था कि इट्स द ट्रेड ऑफ विद द फॉर्मल लैंग्वेज कि जब आप फॉर्मल मेथड्स को ऑप्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, आप उसको डिप्लॉय करते हैं, तो जो आपका ट्रेड ऑफ है वो किस चीज़ के ऊपर है, वो आपका टाइम के ऊपर है, ठीक है, कॉस्टली है, ठीक है, और कम्प्लेक्स है। तो आज हम इंशाल्लाह ताला उस लेक्चर को एंड करने के बाद हम जो आज हमारा थर्ड लेक्चर है इस पे इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे कि लास्ट में हमने फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन देखी थी। नाउ इंशाल्लाह टुडे वी विल कवर कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन किस तरीके से की जाती है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, हम किस तरीके से अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वो हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के हवाले से। आज का जो हमारा लेक्चर है इन दिस इंशाल्लाह टुडे वी विल कवर टू एक्सप्लेन व्हाई फॉर्मल स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स हेल्प डिस्कवर प्रॉब्लम्स इन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो जो आज हमारा लेक्चर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वाई फॉर्मल स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स जो है वो हेल्प डिस्कवर प्रॉब्लम, जो आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह डिस्कवर की जाती हैं। सेकेंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर का कि टू डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ अलजेब्रिक टेक्निक्स फॉर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। तो जो अलजेब्रिक टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, उसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है, जो आपके इंटरफेसेस हैं उनकी स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसको डिप्लॉय करने के लिए। और जो हमारे पास थर्ड है इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि टू डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ मॉडल बेस्ड टेक्निक्स फॉर बिहेवियर स्पेसिफिकेशन। अब जो सिस्टम का बिहेवियर है, उसका बिहेवियर किस तरीके से है, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम इसमें प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की, हम इंटरफेस की स्पेसिफिकेशन के रूल्स को, मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या क्या उसकी ऑप्शंस हैं। हम उसकी बिहेवियर, जो उसका बिहेवियर स्पेसिफिकेशन है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे आज के लेक्चर का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो हम स्पेसिफिकेशन के ऊपर काम करेंगे कि स्पेसिफिकेशन किस तरीके से फॉर्मल लैंग्वेज की जो है वो हम जो डिज़ाइन कर सकते हैं। टॉपिक्स जो आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। अब हमने क्या कहा था कि जो सॉफ्टवेयर है वो मल्टीपल प्रोसेसेस के ऊपर चलता है। देखिए हमने ये कहा था लास्ट में, हमने एग्जाम्पल ली थी कि आपको अगर ये कहा जाता है कि आपको एक असाइनमेंट दी जाती है और आपको ये कहा जाता है कि वो असाइनमेंट मेल कर दें, तो आप एक जस्ट वो असाइनमेंट बनाते हैं और आप उसमें मेल बॉक्स में जाते हैं, लॉगिन करते हैं, वहाँ से कंपोज करते हैं, ठीक है, उस फाइल को अटैच करते हैं और एक बटन प्रेस कर देते हैं और आपको एट द एंड ऑफ मैसेज मिलता है कि योर मेल हैज बीन सेंट, बट यू डोंट नो हाउ मैनी प्रोसेसेस, हाउ मैनी स्टेप्स और इन्वॉल्व्ड। आपके जहन में यही है कि मैंने मेल को अटैच कर दिया और मेरी मेल जो है वो वहाँ पे दूसरे एंड के ऊपर डिलीवर हो गई, लेकिन उस सारी मेल को अटैचमेंट से लेकर सेंडिंग तक जो उसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जो उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि उसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उन तमाम स्टेप्स की इन्वॉल्वमेंट क्या है। तो इसी तरीके से हम जब अपनी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लेते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के लिए, तो उसमें बहुत से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। हम अपनी
प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब भी हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में या डिप्लॉयमेंट के अंदर या इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम जब भी बात करेंगे तो उसमें प्रोसेसेस होंगे कि P1, P2, P3, P4। हम उन प्रोसेसेस की बेस के ऊपर अपना सॉफ्टवेयर, अपनी बिल्डिंग को हम उसको लेके चलते हैं और उसके रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं। और द लास्ट ऑफ दैट बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन, कि आप उस सॉफ्टवेयर का किस टाइप का बिहेवियर है, ठीक है। अब आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, डेटाबेसेस के हैं, वेब पोर्टल के हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के हैं, आपके पैरेलल कंप्यूटिंग के हैं, आपके नेटवर्क्स के हैं, आपके इंट्रानेट के हैं, आपके इंटरनेट के हैं, ठीक है। तो ये सारे जो आपका सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन का बिहेवियर किस तरह का है, उसमें किस तरह के प्रोसेसेस होंगे, उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसको मैनिपुलेट किस तरीके से करेंगे, ये जितनी भी टेक्निक्स हैं इंशाअल्लाह ताला आज के हम जो अपने लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फॉर्मल मेथड्स। तो अब हम इसमें डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकेशन की तरफ से। हम इसको स्टार्ट करते हैं कि what is the formal specification? Formal specification is part of a more general collection of techniques that are known as formal methods. हमने पिछले जो लास्ट 2 लेक्चर्स आपने डिस्कस किए उसमें हमने फॉर्मल मेथड्स को ही डिस्कस किया। फॉर्मल मेथड्स क्या है, उनके रूल्स क्या हैं, उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनको किस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है, उनको किस तरीके से डिप्लॉय किया जा सकता है। हमने यही डिस्कस किया प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर। अब हम जो है टूवर्ड्स जा रहे हैं फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की हमने जो बेसिक डेफिनेशन की है कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इज पार्ट ऑफ अ मोर जनरल कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स दैट आर नोन एज फॉर्मल मेथड्स, ठीक है। ये आपकी जनरल कलेक्शन, अब बहुत सी टेक्निक्स है, टेक्निक्स कौन कौन सी है, मैथडोलॉजीज कौन कौन सी है, डिस्कस करते हैं अभी। These are all based mathematical representations एंड एनालिसिस ऑफ सॉफ्टवेयर। जितनी भी हमने टेक्निक्स, लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी कि ये जितनी भी आपकी टेक्निक्स हैं ये सारी की सारी मैथमेटिकल टेक्निक्स है, डी मॉर्गन लॉज है, ठीक है, आपकी सबसेट्स है, सुपरसेट्स है, यानी ये सारी की सारी डिस्क्रीट कंप्यूटिंग मैथमेटिक्स में आ रहा है। और हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपके पास जो आपके सॉफ्टवेयर का एनालिसिस है वो हम उसको उसके साथ लेके चलते हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मल मेथड्स हैं वो इंक्लूड किस किस में है। नंबर 1 फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, कि आपकी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन क्या है। नंबर 2 स्पेसिफिकेशन एनालिसिस एंड प्रूव, कि जो आपकी स्पेसिफिकेशन है उन तमाम का एनालिसिस किस तरह किया जा सकता है, उसको प्रूव किस तरह किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपमेंट एंड 4th वाज प्रोग्राम वेरिफिकेशन। हम वन बाय वन देखते हैं कि ये फॉर्मल मेथड्स में वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हमने जब इसको कैटेगराइज किया है तो हमने ये कहा है कि हमारे पास 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हम फॉर्मल मेथड्स में इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। अब फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को हमने क्या कहा कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ अ मोर जनरल कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, बहुत सी टेक्निक्स जनरल टेक्निक्स है दैट आर नोन एज फॉर्मल मेथड्स। ये तो हमने फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन की। अब इसके बाद क्या है, स्पेसिफिकेशन का एनालिसिस। जो आपकी स्पेसिफिकेशन है आप उसको किस तरह एनालिसिस करेंगे, कौन सा मॉडल यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन से स्टेप्स यूज करेंगे, उसकी स्पेसिफिकेशन करने के लिए वो आपके पास और फिर उन स्पेसिफिकेशन का जो एनालिसिस है डेफिनेटली आपको उसको प्रूव भी करना है कि अगर मेरी ये स्पेसिफिकेशन का एनालिसिस है तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ ये है या इसका कोई भी प्रूफ इस तरीके से है, जिसको वैलिडेशन की बात करते हैं, जिसको वैलिडेट करेंगे। फिर आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट है कि जो आपके ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होगी, ये भी फॉर्मल मेथड के अंदर होता है। और फिर उस पूरे प्रोग्राम को आप वेरीफाई किस तरह करेंगे, वेरिफिकेशन की टेक्निक कौन सी यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे, ये जितनी भी टेक्निक्स है ये सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल मेथड के। ये 4 पॉइंट्स है, ये आज के लेक्चर में लेके चलेंगे। तो फॉर्मल मेथड किन चीज़ों पर ये हुआ इंक्लूड, स्पेसिफिकेशन पे, उसके एनालिसिस के प्रूफ के ऊपर, उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट के ऊपर और उसकी प्रोग्राम वेरिफिकेशन के ऊपर। अब हम देखते हैं फर्स्ट कि आपके पास
एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्मल मेथड कि फॉर्मल मेथड को एक्सेप्ट किस तरह किया जा सकता है, रूल्स क्या है उसके। फॉर्मल मेथड हैव नॉट बिकम मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक एज वाज वंस प्रीडिक्टेड। हमने पहले भी बात की है कि अब जो हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं ये उसकी कोई मेन स्ट्रीम नहीं है, कोई मेन मेथडोलॉजी नहीं है, लेकिन हम क्यों यूज़ करते हैं हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं जब सॉफ्टवेयर बिल्ड करने जाते हैं तो सबसे पहले हम बिल्कुल हम फॉर्मल मेथड से थोड़ा सा हट के पीछे आते हैं। हम एक जनरल लेमैन की अप्रोच देखते हैं कि हम जब एक सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हम उससे पहले भी हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसमें से फाइंड करते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है, ये हमारा क्लाइंट है, इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, ये इसके अंदर ये चीज़ें इसकी ये नीड्स है, इसकी ये रिक्वायरमेंट्स है। तो हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फोकस करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम जब अपनी वहाँ से फोकस कर लेते हैं, जब हम उसको फाइंड कर लेते हैं कि ये हमारी लेजिटिमेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं। अब वो जो एनालिसिस है हमारा, हम उसमें कोई भी मेथडोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, हम उसमें कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जब हमने उसका एनालिसिस कर लिया, उस एनालिसिस की बेस पे हम डिज़ाइन की तरफ जाते हैं कि भाई इसका डिज़ाइन ये होगा, ठीक है। हम उससे पहले कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मॉडल भी चूज कर, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्पाइरल मॉडल, मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, बहुत से मॉडल डिस्कस किए होंगे। अब बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर, बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपको इन तमाम का पता होना चाहिए कि वाटरफॉल मॉडल के ये ड्रॉबैक्स हैं और ये एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इंक्रीमेंटल मॉडल के ये ड्रॉबैक्स हैं और ये एडवांटेजेस हैं। आपके स्पाइरल मॉडल के आपके ये बेनिफिट्स हैं, आपके बोइंग मॉडल के ये आपके पास एक कंपैरिजन स्टेटमेंट होती है, आपके पास एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है। आप उस स्टेटमेंट से, ठीक है, ये कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि विच मॉडल विल बी गुड फॉर दिस सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो आप अपने मॉडल चूज कर लिया, आपने एनालिसिस यानी सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट ली, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई, उसके बाद आपने एनालिसिस किया, आपने मॉडल चूज किया। मॉडल चूज करने के बाद आप उसके डिजाइन की तरफ चले गए। अब आपने उसका डिजाइन बनाया। अब डिजाइन में आप उसका अगर कोई आर्किटेक्चर उसमें यूज होता है तो आपने वो आर्किटेक्चर देखा, वो अपने सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड आर्किटेक्चर के कोर्स पढ़ा होगा डेफिनेटली, जिसमें आपने डिफरेंट आर्किटेक्चर का कंपैरिजन किया होगा कि किस केस में कौन सा आर्किटेक्चर बेहतर है, कहाँ पे आप कौन सा आर्किटेक्चर यूज करते हैं। तो वो आपने आर्किटेक्चर देख लिया। आर्किटेक्चर देखने के बाद जब आपने वहां से आर्किटेक्चर फाइंड आउट कर लिया है कि ये आर्किटेक्चर इस केस के लिए बेस्ट है और हम ये यूज कर सकते हैं, तो आर्किटेक्चर के बाद आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलेगी। अब आपने उस डिज़ाइन, उस आर्किटेक्चर को बेस बना के उसको आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जब आपने इम्प्लीमेंटेशन किया तो उसके बाद आपके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। उन रिजल्ट की टेस्टिंग होगी, क्वालिटी एश्योरेंस होगी और फिर आप उसको रियल सिस्टम के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। ये तो एक जनरल मेथडोलॉजी है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन की। हम सॉफ्टवेयर को किस तरीके से लेकर चलते हैं और एट द एंड ऑफ यूज़र को हम जो टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो हम क्या करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्मल मेथड्स की। तो हम यहाँ पे हमने यही बात की यहाँ पे, जो अगर आप इसकी फर्स्ट डेफिनेशन में देखें, हमने क्या कहा कि फॉर्मल मेथड हैव नॉट बिकम मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक्स एज वंस प्रिडिक्टेड, ठीक है। ये मेन स्ट्रीम नहीं है। अब हम इसमें क्या क्या कहते हैं कि क्या क्या, क्योंकि मेन स्ट्रीम नहीं है, ये हमने सिस्टम को बेहतर करने के लिए, उसके आउटकम बेहतर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर हमारे पास, other software engineering techniques have been successful at increasing system quality, hence the need for formal method has been reduced, ठीक है। जो और टेक्निक्स है उससे सिस्टम की क्वालिटी बेहतर हुई है, इस वजह से फॉर्मल मेथड की जो है वो जो नीड है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल मार्केट में थोड़ी सी कम हुई है। मार्केट चेंजेस हैव मेड time to market rather than software with the low error count
द की फैक्टर फॉर्मल मेथड डू नॉट रिड्यूस टाइम टू मार्केट। हमने लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि ये कम्प्लेक्स है और टाइम कंज्यूमिंग है, ये बात हमने लास्ट टाइम भी की थी, लेकिन क्वालिटी वाइज इट्स गुड, बट इसके हमने ड्रॉबैक्स भी देखे थे, हमने इसके डिसएडवांटेजेस भी देखे थे कि फॉर्मल मेथड्स के अंदर ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है, नंबर 1 कि इसमें टाइमिंग है, ये टाइमिंग क्यों इंक्रीज होती है कि सिस्टम कम्प्लेक्स है। जब आप सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो आपकी कम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाता है। जब आपका कम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसको डिप्लॉयमेंट के अंदर आपका टाइम लगता है। द स्कोप ऑफ फॉर्मल मेथड इज लिमिटेड, बहुत लिमिटेड, यानी जो हम आपकी जो डेवलपमेंट है वो आपके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर हम फॉर्मल मेथड को यूज़ नहीं करते। दे आर नॉट वेल सूटेड फॉर स्पेसिफाइंग एंड एनालाइजिंग यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र इंटरेक्शन। जो आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जो सिस्टम को के साथ, जिस इंटरफेस के साथ आपका यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, उसमें ये वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। ठीक है, फॉर्मल मेथड आर स्टिल हार्ड टू स्केल अप टू लार्ज सिस्टम्स, कि जब आपके पास एंटरप्राइज सिस्टम्स आते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आते हैं, आपके लार्ज एंटरप्राइज सिस्टम आते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसकी स्केलिंग करना है, इसको यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये आपकी एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्मल मेथड था। अब हम आते हैं यूज ऑफ फॉर्मल मेथड्स कि फिर किन केसेस में। देखिए, हमने अभी सारा देख लिया कि सॉफ्टवेयर आपके पास इस तरह है, उसके डिज़ाइन रूल इस तरह है, उसकी एप्लीकेशन इस तरह है, उसकी ये चीज़ें इस तरह है। तो अब हमने ये भी तो कंक्लूड करना है कि इन विच केसेस वी विल यूज फॉर्मल मेथड्स। ठीक है, एंड तो वो जो केसेस हैं हम देखते हैं। द प्रिंसिपल बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मल मेथड आर इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फॉल्ट इन सिस्टम। देखिए, अब लास्ट स्लाइड हमने क्या किया, हमने उसको ड्रॉबैक्स देखे फॉर्मल मेथड के ये ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन अब डेफिनेटली हम एक कोर्स स्टडी कर रहे हैं, हम चीज़ें, तो फॉर्मल मेथड्स क्यों बनाए गए, ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगी, इसकी डिप्लॉयमेंट कहाँ पे होगी, इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगी इंडस्ट्री में, मार्केट में, एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो फर्स्ट हमने जो इसका एडवांटेज या इसका जो बेनिफिट देख रहे हैं, हमने क्या कहा, द प्रिंसिपल बेनिफिट ऑफ फॉर्मल मेथड आर इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फॉल्ट इन सिस्टम्स, कि जो आपके पास सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ फॉल्ट हैं, जो आपका एरर रेट है वो रिड्यूस होता है, वो मिनिमाइज होता है। ठीक है, ये फर्स्ट एडवांटेज है फॉर्मल मेथड्स को डिज़ाइन करने का और उसको डिप्लॉय करने का। ठीक है, सेकंड क्या है, देयर मेन एरिया ऑफ अब जो इसका मेन एरिया है जहाँ पे हम इसको एप्लीकेबिलिटी है, इज एन क्रिटिकल सिस्टम इंजीनियरिंग। They have been several successful projects where formal method have been used in this area। तो ये हम मोस्टली सिस्टम इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं और वहाँ पे जो उसके रिजल्ट्स हैं, जो रिसर्च है, जो सर्वेज है, उसके मुताबिक ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। जो आपकी सिस्टम इंजीनियरिंग है, ये सबसे जो आपके यूज़फुल है फॉर्मल मेथड, ये आपके सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए है। In this area, the use of formal method is most likely to be cost effective because high system failure cost must be avoided। देखिए, अभी बड़ी ही क्रिटिकल, अब आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं, फर्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं अगेन, जहाँ पे हमने ATM मशीन को देखा था, ऑटोमेटेड टेलर मशीन देखी थी। अब हमने क्या कहा, हम फॉर्मल मेथड के अंदर क्या कहा था कि कम्प्लेक्स है, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, ये बात हमने की थी लास्ट लेक्चर में। अब हम ये कहते हैं कि जो सिस्टम इंजीनियरिंग है, देखिए ATM मशीन है, अगर आपके अकाउंट के अंदर 30,000 है और आप ATM से 50,000 विड्रॉ कर लेते हैं तो सिस्टम का ये आपका लॉस है। अब अगर यहाँ पे हमने फॉर्मल मेथड को सिस्टम इंजीनियरिंग में उसको अप्लाई किया हुआ है तो डेफिनेटली वो टाइम कंज्यूमिंग तो है, वो कॉस्ट आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं इट्स वेरी गुड। ठीक है, अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, आप उसमें विंडोज यूज़ कर रहे हैं, लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं, यूनिक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जुनिपर यूज़ कर रहे हैं, लॉट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर फेलियर रेट है, यानी आप अगर बार बार विंडोज़ ऑन करें तो हर अगर 20 मिनट के बाद विंडोज़ फेलियर हो रहा है तो वहाँ पे भी ये आपके लिए ड्रॉबैक है। आपका नादरा का ह्यूज डेटाबेस है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाता है तो उसका सॉफ्टवेयर उसके ऊपर क्रैश कर जाता है तो आपका अच्छा खासा लॉस है। तो जो, ठीक है, आपकी हॉस्पिटल्स में MRI मशीन्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वहाँ पे आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, आपको बिल्कुल पॉइंट का भी उसमें आपको
आप वहाँ पे पॉइंट्स में भी एरर रेट बेयर नहीं कर सकते। तो ये जितनी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों में जो आपके पास जो आपके इश्यूज हैं, वहाँ पे हम फॉर्मल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन जो सिस्टम फेलियर्स है डेफिनेटली ये वहाँ पे कवर करेगा। तो जो आपके हाई एंड के सिस्टम्स हैं, जिस तरह हमने आपको मेडिकल का बताया, आपको सिस्टम इंजीनियरिंग का बताया, आपको बैंकिंग सेक्टर का बताया, आपको डाटा देख ले, जो ह्यूज आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे हम अपने फॉर्मल मेथड्स को डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बेहतर पॉजिटिव रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन केसेस में हम अपने फॉर्मल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपकी जो स्पेसिफिकेशन इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस के जो आपके पास जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस है, ठीक है, उनमें जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, वो हम देखते हैं कि वो क्या है। कि एक तो आपके पास इसका जो डिज़ाइन है और जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, आपके पास आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज़ essential to structure a specification and the specification process। कि जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर देखें सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस क्या है, डिफरेंट प्रोसेसेस कंबाइन करके हम P1, P2, P3 एंड इट्स टू Pn, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस को हम मैनेज करते हैं। जिस तरह आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट प्रोसेसेस है, मैं अगर आपको ये बताऊं तो आप अगर अपने टूल बार में जाएं, जो आपकी विंडोज की टूल बार है, वहाँ पे राइट क्लिक करें, ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में जाएं या टास्क मैनेजर में जाएं, तो आपके डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं। मैं भी पावर पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, तो पावर पॉइंट के डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेसेस हैं उसकी वहाँ पे अगर आप किसी प्रोसेस पे राइट क्लिक करें तो आपको लो, हाई, एवरेज, मीडियम और अप टू रियल टाइम मिलेगा। ये उन प्रोसेसेस की क्या स्पीड्स है कि अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस चल रहा होगा वो रियल टाइम पे होगा, ठीक है। आप एक प्रोसेस को कहते हैं कि इसको ज़्यादा मेमोरी एलोकेट हो, इसको ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम हो, आप उसको हाई कर सकते हैं, एक को लो कर सकते हैं, एक को वेरी लो कर सकते हैं, एक को मीडियम कर सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो आप फोकस कर सकते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है इज़ essential to structure a specification and the specification process। Formal specification are expressed in a mathematical notation। अब ये जितने भी आपकी फॉर्मल जो मेथड्स हैं, जो फॉर्मल आपकी हम जितनी भी स्पेसिफिकेशन बनती है, ये सारी की सारी आपकी मैथमेटिकल नोटेशंस हैं और ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को यूज़ करके बनाते हैं विद प्रिसाइजली डिफाइंड, ठीक है। उसमें हम सेंटेक्स, सिमेंटिक्स, वोकैबुलरी सारी प्रिसाइजली डिफाइन होती है कि क्या कौन सा सिंबल किस लिए यूज़ हो रहा है, किस सिंबल के साथ क्या इंट्रैक्शन है, सिस्टम ने किस तरह बिहेव करना है, सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम अपने जब सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैनेजमेंट करते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन में जितनी भी चीजें होती हैं ये हम प्री डिफाइन कर देते हैं। अब आप आ जाए इसकी जो डायग्राम के ऊपर जो स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन है, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इंक्रीजिंग कंट्रैक्टर इन्वॉल्वमेंट और डिक्रीजिंग क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट, और ये आपका डिज़ाइन है। अब आप देखते हैं कि इस पूरी डायग्राम में क्या हो रहा है। इसमें आप देख रहे हैं क्या चीज़ें हैं, एक तो आपकी ये आपकी डिज़ाइन फेस है, ठीक है। इसमें आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आ रहा है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन आ रही है और हाई लेवल डिज़ाइन आ रहा है। और ये आपकी स्पेसिफिकेशन में क्या चीज़ें आ रही हैं, इसमें आपकी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, उसकी डेफिनेशन है, सिस्टम जिसको हम SRS कहते हैं, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आ रही है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आ रहा है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन आ रही है और आपका हाई लेवल डिज़ाइन आ रहा है। तो ये चीज़ें आपके पास यहाँ पे डिफरेंट आ रही हैं। अब इसमें हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब ये देखें कि जो आपके पास यूज़र रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है कि इसके अंदर के यूज़र्स की एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो किस तरह का सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं, उनकी सिस्टम के साथ इंटरेक्शन किस तरह की होनी चाहिए। ये आपके पास क्या है, यूज़र जो आपका यूज़र है, जो उसकी डेफिनेशंस हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी की सारी हम यहाँ पे फोकस करते हैं। उसके बाद हम सिस्टम
ऐसा इसके ऊपर जाते हैं कि जो उस पूरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है, जो उसकी स्पेसिफिकेशन है कि सिस्टम को हमने किस तरीके से डिज़ाइन करना है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, वो हम सारा यहाँ पे देखते हैं। फिर उसके आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्या है कि बहुत सारे हमने ये कहा है कि जिस तरह आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के अंदर बहुत से आर्किटेक्चर पढ़े होंगे। हर आर्किटेक्चर का अपना डिज़ाइन है, अपने रूल्स हैं, अपने मेथड्स हैं, ठीक है, और उसके लिए स्ट्रीम्स डिफाइन है कि किन रिक्वायरमेंट में आपने कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ करना है। फिर अभी उसके बाद आपके पास क्या है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है, और फिर आपके पास क्या है, हाई लेवल डिज़ाइन है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग कंट्रैक्टर इन्वॉल्वमेंट। अब ये यहाँ पे जो इस पूरी डायग्राम की जो समरी है, ये जो प्रेसी है, वो आप देखेंगे हम इसमें क्या कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग जो आपके पास कंट्रैक्टर की इन्वॉल्वमेंट है हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं, और क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट को हम डिक्रीज कर रहे हैं, यानी क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट कम से कम कर रहे हैं उस एक स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर, और जो आपका कंट्रैक्टर है, ठीक है, उसकी इन्वॉल्वमेंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जब देखें, जब आपका डिज़ाइन बनता है वो आपकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर बनता है। जब तक आपकी, अगर आपने स्पेसिफिकेशन ही गलत ली है, इसके सिस्टम की क्या स्पेसिफिकेशन है, वो अगर आपने मैयर ही गलत की है, तो उसके बाद जो आपका एनालिसिस होगा वो भी गलत होगा, जो आपका डिज़ाइन होगा वो भी गलत होगा, जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो भी गलत होगी, जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो भी गलत होंगे। तो इसलिए हम जो स्पेसिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जब तक आपकी एक्यूरेट स्पेसिफिकेशन फाइंड नहीं होगी तब तक आप एक्यूरेट डिज़ाइन नहीं कर सकते, उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, उसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप जो है डिप्लॉय नहीं कर सकते। लिहाजा जो आपकी स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन है वो इन डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर फुलफिल करते हैं। तो इन तमाम स्पेसिफिकेशन को, इन तमाम पैरामीटर्स को देख के हम एक सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हम कैरी ऑन करते हैं। अब आप देखें कि स्पेसिफिकेशन इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो किस तरीके से, किस तरह चल रहा है। कि हमने यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है कि जो आपके पास सिस्टम मॉडलिंग है और जो आपके पास सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, ये आपकी यूज़र रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास यूज़र रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है, जिसको हम यूआरडी भी कहते हैं, बाज़ दफ़ा इन शॉर्टकट, ठीक है। तो अब ये आपके पास यहाँ पे एसआरएस आ गया, एसआरएस से क्या हुआ, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन आ गई, ये सिस्टम मॉडलिंग आ गई। यहाँ से आप देखें कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन का लिंक क्या है, सिस्टम मॉडलिंग के साथ। हमने क्या कहा था, जहाँ पे आपको सिस्टम लेवल का आपको ठीक है, आपको अगर चाहिए तो ये आपका कम्प्लेक्स होगा, कास्टली होगा, लेकिन रियल टाइम सिस्टम में हम इसको यूज़ करेंगे। और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किसके साथ लिंक कर रहा है, वो आपका एसआरएस कर रहा है, और ये सारी चीज़ें कंबाइन करके आपको एक हाई लेवल डिज़ाइन प्रोवाइड कर रही है कि यूज़र, ये आपके पास यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आ गई, सिस्टम मॉडलिंग आ गई, ये फॉर्मल स्पेसिफिकेशन आ गई, ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आ गया, और यहाँ से हमने अपना एक हाई लेवल डिज़ाइन को एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये आपके पास जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस है उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन होती है वो इन डिफरेंट पैरामीटर से, इन डिफरेंट मॉड्यूल से पास इन होके आपकी हाई लेवल डिज़ाइन तक आती है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि यूज़ ऑफ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। जो आपके पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है वो हम किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इन्वॉल्व्स investing more effort in the early phases of software development। अब यहाँ पे जो हम ये पॉइंट हमारे पास आ गया है, ठीक है, यहाँ पे इस कंसेप्ट को जरा थोड़ा सा आप लोग जो क्लियर करें। ये फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इन्वॉल्व इन्वेस्टिंग मोर एफर्ट इन द अर्ली फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर, कि जो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है वो जब अर्ली स्टेज है, जब आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की फेज है, हम वहाँ पे इसको एंटर करते हैं। क्योंकि अगर हमने अपनी स्पेसिफिकेशन ठीक कर ली, हमने अपनी रिक्वायरमेंट सही फाइंड कर ली, तो जो फर्दर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जो फर्दर मूवमेंट होनी है, वो सारी की सारी आपकी एक्यूरेट हो जाएगी, वो उसमें कोई मसला नहीं आएगा। तो जो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की इन्वॉल्वमेंट है वो हम अपनी इन्वेस्ट करते हैं अपनी अर्ली स्टेजेस के ऊपर, ताकि अगर अर्ली स्टेजेस पे आपकी वो फेसेस ठीक हो जाए तो आपकी डेवलपमेंट भी बेहतर हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है कि दिस रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट्स एरर्स एज इट फोर्सेस अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट, कि जितनी भी
आपकी रिक्वायरमेंट है वो डिटेल फोर्सेस के अंदर, ठीक है, आप उसको कम कर सकते हैं, आप उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास सेकंड पॉइंट है कि हम इसमें जो अपने एरर्स हैं कि दिस रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट्स एरर एज इट फोर्सेस आर डिटेल एनालिसिस ऑफ जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि आपने क्या करना है, आपके मॉड्यूल्स कितने होंगे, इंटीग्रेशन किस तरह होगी, उसकी करेक्टनेस किस तरह होगी, उसकी वैलिडेशन किस तरह होगी, उसकी टेस्टिंग किस तरह होगी, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, ये सारी चीजें आप इसमें कवर करते हैं। इनकम्प्लीटनेस एंड इनकंसिस्टेंट कैन बी डिस्कवर्ड एंड रिजॉल्व। अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट है, इनकंसिस्टेंट है, तो वो भी फॉर्मल मेथड्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा, आप उसको डिस्कवर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, आप इसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। So we can say कि saving as made as the amount of rework due to requirement problem is reduced. तो using formal methods in the summary अगर हम इसको डिस्कस करें, so we can reduce we can reduce our requirement problems, our requirement specification in the design phase using formal specification. ठीक है कि हम यूजिंग फॉर्मल स्पेसिफिकेशन हम उसको यूज करते हुए वी कैन रिड्यूस एरर प्रॉब्लम इन द रिक्वायरमेंट फेसेस। अब कॉस्ट प्रोफाइल नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कॉस्ट प्रोफाइल। कॉस्ट प्रोफाइल क्यों यूज होती है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? द यूज ऑफ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन मीन्स दैट द कॉस्ट प्रोफाइल ऑफ अ प्रोजेक्ट चेंजेस। इस डेफिनेशन को मैं फिर रिपीट करता हूं। द यूज ऑफ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन मीन्स दैट द कॉस्ट प्रोफाइल ऑफ अ प्रोजेक्ट चेंजेस। सर्टेन इसके पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट क्या है? देयर आर ग्रेटर अप फ्रंट कॉस्ट एज मोर टाइम एंड एफर्ट आर स्पेंट डेवलपिंग द स्पेसिफिकेशन। तो जो फर्स्ट पार्ट है कि देयर आर ग्रेटर अप फ्रंट कॉस्ट as more time and effort are spent developing the specification। कि जो आपके पास जो आपकी कास्टिंग है, ठीक है, जब आपकी जो एफर्ट है, जब आप उस सिस्टम के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं अपने स्पेसिफिकेशन के ऊपर, सो इम्प्लीमेंटेशन एंड वैलिडेशन कास्ट शुड बी रिड्यूस एज द स्पेसिफिकेशन प्रोसेस रिड्यूस एरर एंड एम्बिग्युइटीज इन द रिक्वायरमेंट्स। तो हम जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमारी वैलिडेशन कास्ट है वो एक तो वो रिड्यूस होती है, जो हमारे एरर रेट्स हैं, जो हमारी एम्बिग्युइटीज है, वो सारी की सारी इसमें हम इसको कम कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। और ये देखें कि डेवलपमेंट कास्ट विद फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, कि अब हमने जो हमारी डेवलपमेंट कास्ट आ रही है इसको हम जो बार ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि वो अगर हम उसमें फॉर्मल स्पेसिफिकेशन ऐड करते हैं तो जो हमारी डेवलपमेंट कास्ट आ रही है वो किस तरह आ रही है कि आप ये देखें कि ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपकी स्पेसिफिकेशन है, ये आपकी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है, और ये आपके पास यहाँ पे वैलिडेशन है, और ये आपके पास आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो स्पेसिफिकेशन है इस पे जो आपका ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहे हैं जब यहाँ पे हम फॉर्मल मेथड्स को यूज कर रहे हैं। डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे आपकी एफर्ट कम लग रही है, वैलिडेशन में कम लग रही है। तो जो हमारा फोकस है, ठीक है, वो हमारा किसके ऊपर है? फॉर्मल मेथड्स के ऊपर है। हम जब अपने फॉर्मल मेथड्स को यूज़ करते हैं तो जो हमारी स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है, जो हमारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन हम इन द फर्दर स्टेजेस जो हमारा डिज़ाइन फेज है, जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज है, जो हमारा वैलिडेशन फेज है, जो हमारा रिजल्ट फेज है, वहाँ पे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट आपके पास स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स में हमारे पास देयर आर टू टेक्निक्स। एक आपकी अलजेब्रिक्स टेक्निक है और सेकंड आपकी मॉडल बेस्ड टेक्निक है। अभी हम इन दोनों टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं कि जो आपके पास आपकी स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स है, इसमें एक तो आपके अलजेब्रिक्स जो है
अलजेब्रिक क्या है कि जो मैथमेटिकल टेक्निक्स है, ठीक है, जो आपके मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो आपके यूनिवर्सल आपके थ्योरम्स हैं, ठीक है, जो आप मैथमेटिकल प्रूफ के थ्रू इंडेक्ट करते हैं सिस्टम के अंदर, दैट इज नोन एज अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन। अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन में क्या हम कि इस तरीके से उसको मैनेज करते हैं कि द सिस्टम इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेशन एंड देयर रिलेशनशिप्स, कि अब अगर इसको बिल्कुल हम वन लाइन में डिफाइन करें तो जो सिस्टम की स्पेसिफाइड टर्म्स है, उसके जो ऑपरेशन और जो उसके रिलेशनशिप्स है, वो हम सारे इसमें नोट करते हैं। और मॉडल बेस में क्या होता है, द सिस्टम इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ अ स्टेट मॉडल that is constructed using mathematical constructs such as sets and sequence operations are defined by modification to the system। से जो सेट्स है, सुपर सेट्स है, ठीक है, आपके अलजेब्रिक सेट्स है, आपका बुलियन अलजेब्रा है, वो सारे का सारा आपका मॉडल बेस में आ जाता है, जहाँ पे हम मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, लाइक ए यूनियन बी है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन भी है, ठीक है, सब सेट है, सुपर सेट है, सब सेट है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मॉडल बेस जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, ये सारी की सारी इसमें आपकी आती है। तो ये हमारे पास देयर आर टू टेक्निक्स, वन इज दैट अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन एंड सेकंड इज दैट मॉडल बेस स्पेसिफिकेशन। अब हम इन टेक्निक्स को जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी है अलजेब्रिक, हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होती हैं। ये आपके पास सिक्वेंशियल है, सिक्वेंशियल जो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, जिसमें एक सीक्वेंस से आपकी इंस्ट्रक्शंस, आपकी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं, वो सिक्वेंशियल होती हैं। और कंकरेंट पैरेलली भी हम उसे ऐसा रखते हैं। अब यहाँ पे देखें लार्ज कॉटेज ऑल 93, ये हमने अब ये हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ये एक आपके पास आपका स्टार्ट हुआ ओबीजी एट ऑल 1995, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट है, ठीक है। कंकरेंट क्या होगा कि लोटस, ठीक है। अब ये अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हमने ये टेक्निक की है, वो हमने अपनी कंकरेंट टेक्निक की है। और अब आप इसको अगर मॉडल बेस देखते हैं तो मॉडल बेस में क्या है, Z 92, VDM जॉन्स 1980। अब ये टेक्निक्स किस तरह लिखी जाती है, मॉडल बेस किस तरह लिखते हैं, अलजेब्रिक किस तरह लिखते हैं, इनको ये इनकी डिफरेंट नोटेशंस हैं, ठीक है। इनको सिस्टम में किस तरीके से नोट करते हैं जब आपने इसको यूज करना है। तो ये इसके हमारे 2-3 इसमें जब इंशाल्लाह हम लेक्चर 8-9 में पहुंचेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक टेक्निक्स किस तरह बनाई जाती है, उसके रूल्स क्या है, उनकी रेगुलेशन क्या है। तो ये हम वहाँ पे इंशाल्लाह जो है डिस्कस करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि आपके पास जो मॉडल बेस्ड टेक्निक्स है, आप मॉडल बेस्ड टेक्निक्स को किस तरह यूज करते हैं, उनको किस तरीके से डिजाइन करते हैं। तो इनके जो सर्टेन आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, डेफिनेटली हम जब अपने लिटरल चैप्टर्स में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ बताने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो आपकी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन होती है उसके 2 मेथड्स हैं, एक आपका अलजेब्रिक है और एक आपका मॉडल बेस है। अब आपके पास जो आपकी इंटरफेस की स्पेसिफिकेशन होती है, इंटरफेस की जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, वो आप कहाँ पे किस तरीके से यूज करते हैं। लार्ज सिस्टम आर decomposed into subsystem with well defined interfaces between these subsystems। मैं इसको फिर रिपीट करता हूं कि जो लार्ज सिस्टम्स हैं आर डिकम्पोज्ड इनटू सब सिस्टम, जो सब सिस्टम्स हैं उसमें डिकम्पोज होते हैं विद वेल डिफाइंड इंटरफेस। आपके इंटरफेस पहले से डिफाइन होते हैं बिटवीन दी सब सिस्टम्स। जो आपके सब सिस्टम्स हैं उसके साथ वो सारे के सारे इंटरफेस आपके जो है प्री डिफाइंड है, लिंक्ड है। और फिर ये जो इंटरफेसेस हैं, ये सब सिस्टम, देखिए एक इंटरफेस जो है, जब हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो उसके बहुत से सब इंटरफेसेस बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर SRS, कि आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ सब सिस्टम इंटरफेसेस अलाउज इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट सब सिस्टम, यानी जो आपकी स्पेसिफिकेशन होती है वो टोटली इंडिपेंडेंट होती है, आप यानी उनका कोई वो सब सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। थर्ड रूल क्या है कि इंटरफेस मे बी डिफाइंड
एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। अब ये अपनी सारी डेटा टाइप्स आपने जो है वो पढ़ी होंगी अपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्लासेस क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, डबल लिंक लिस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर और अपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखी होंगी। द अलजेब्रिक अप्रोच टू फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इज पर्टिकुलरली well suited to interface specification as it is focused on the defined operation in an object। तो ये हम यहाँ पे अलजेब्रिक अप्रोच को यूज करते हैं फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को वेल सूट करने के लिए, लिंक करने के लिए, उनके ऑपरेशंस को मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए हम यहाँ पे अपनी अलजेब्रिक स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब आपके पास जो सब सिस्टम्स है, इंटरफेसेस है, अगर आप वो चेक करें तो आप ये देखेंगे ये आपके पास सब सिस्टम ए है और ये आपके पास सब सिस्टम बी है और ये आपके इंटरफेसेस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट सब सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब सिस्टम यहाँ इंटीग्रेट है, ये यहाँ पे इंटीग्रेट है, ये इधर इंटीग्रेट है, ये इधर इंटीग्रेट है, तो ये वाया वर्सा। तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं और ये सब सिस्टम के इंटरफेसेस आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू। ये अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपके क्या रूल्स हैं, आपके क्या रेगुलेशंस हैं, आपके इन रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर इन इंटरफेसेस को आपस में कंक्लूड करके लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, इसकी वर्किंग डिज़ाइन करते हैं। ये अब डिपेंड होता है इस चीज़ के ऊपर कि आपको किस टाइप के सब इंटरफेसेस रिक्वायर्ड है। तो अब ये देखेंगे, इसमें हम ये देखते हैं कि जो आपका स्ट्रक्चर है ऑफ एन अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन, ये हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो आपका अलजेब्रिक है। इसमें और भी बहुत से इसमें एग्जांपल्स हम कोड करेंगे। ये एक सिंपल एग्जांपल है। हमने क्या किया इसमें, सबसे फर्स्ट कि आपके पास आपका स्पेसिफिकेशन नेम क्या है, उसको सॉर्ट किया आपने नेम के साथ। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन नेम, जितने भी नेम्स है उसकी लिस्ट है। ठीक है, अब उसके ऊपर हमने अपना एक ऑपरेशन किया अप्लाई। तो ये एक अलजेब्रिक मैथमेटिकल टेक्निक के थ्रू उसकी लिस्ट में जितने भी उसके नेम्स हैं वो सारे फाइंड आउट कर लेगी। तो ये इस तरीके से हम अपनी मैथमेटिकल जो है नोटेशन है, हम इसके थ्रू अपने सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट और उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम अपनी डिप्लॉयमेंट के अंदर जो है यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास स्पेसिफिकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। हम जब भी अपनी स्पेसिफिकेशन बनाते हैं तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए आपकी स्पेसिफिकेशन जो है वो डिज़ाइन होती है, वो आपकी डिप्लॉय होती है। ठीक है, अब उनमें क्या है, आपका नंबर फर्स्ट क्या है, आपका इंट्रोडक्शन है, देन आपकी डिस्क्रिप्शन है, देन आपका सिग्नेचर है और आपके एक्सियम्स है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वन है दैट इज इंट्रोडक्शन, डिफाइंस द सॉर्ट, द टाइप नेम एंड डिक्लेयर्स अदर स्पेसिफिकेशन दैट आर यूज्ड, कि जो भी कि उसकी टाइप क्या है और हम उसको किस तरीके से डिक्लेयर, जो आपकी डिक्लेरेशन है उसकी स्पेसिफिकेशन है, वो हम जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हम सारे के सारे जो है यूज़ करते हैं, इंट्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। फिर हम जाते हैं डिस्क्रिप्शन की, कि इनफॉर्मली, यहाँ पे फॉर्मूले की बात नहीं हो रही, हम इनफॉर्मल उसकी जितनी भी ऑपरेशन हैं, उसकी जो टाइप्स हैं, उन तमाम को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करने के बाद फिर आपके पास सिग्नेचर है कि डिफाइन द सिंटैक्स ऑफ द ऑपरेशन इन द इंटरफेस एंड देयर पैरामीटर्स, के जितने भी सिंटैक्स हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, उन तमाम पैरामीटर्स को हम डिफाइन करके, ठीक है, उसको हमने किस तरीके पे उसके जो है सिग्नेचर करने हैं, वो सारे के सारे काम हम यहाँ करते हैं। देन आपके एक्सियम्स है, डिफाइन द ऑपरेशन semantics by defining axioms which characterize behavior। तो ये हमारे पास डिफरेंट इसमें स्टेप्स हैं, इंट्रोडक्शन का, डिस्क्रिप्शन का, सिग्नेचर का और एक्सियम्स का, जो हम यूज कर सकते हैं अपनी स्पेसिफिकेशन कंपोनेंट्स के अंदर। तब हम आते हैं अपने अलजेब्रिक जो हमारी जो डिफरेंट टाइप की स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, जो हमारी सिस्टमेटिक अलजेब्रिक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। हम इन तमाम टाइप्स को भी जो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम मे बी डेवलप्ड इन अ सिस्टमेटिक वे। ठीक है, जो आपके पास
अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन है, हम उसको एक सिस्टमेटिकल वे में डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट के आपके पास स्पेसिफिकेशन स्ट्रक्चरिंग, ये कि जो आपकी स्पेसिफिकेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसको ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड क्या है, उसकी नेमिंग, कि जो आपकी स्पेसिफिकेशन है उसका क्या नेम है, उसकी जो नेमिंग का है, ठीक है, ये हमारा इसमें सेकंड है। थर्ड, ऑपरेशन सिलेक्शन, कि जो आपके उसमें ऑपरेशन है उनकी आपने सिलेक्शन किस तरह करनी है, ठीक है, वो कौन कौन से ऑपरेशन है, ठीक है। फोर्थ क्या है, इनफॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है, जो आपके पास इनफॉर्मल स्पेसिफिकेशन है वो कौन कौन सी है। फिर आपके पास सिंटैक्स की डेफिनेशन है और आपके पास एक्सियम की डेफिनेशन है। ये सारी की सारी आपके पास जो है इसमें स्पेसिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट क्या है, आपकी स्पेसिफिकेशन है, देन उसकी नेमिंग है, सिलेक्शन है, उसके ऑपरेशंस है, उसकी डेफिनेशन है, उसके ये आपके पास। अब इनको आगे डेप्थ में देखते हैं वन बाय वन, हर एक का यूज़ क्या है, उसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसको किस तरह डिज़ाइन किया जा सकता है। फिर आपके पास जो ऑपरेशंस है, एक आपके कंस्ट्रक्टर ऑपरेशंस है, एक आपके इंस्पेक्शन ऑपरेशंस है। जो आपके कंस्ट्रक्टेड ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस विच क्रिएट एंटिटीज ऑफ द टाइप बीइंग स्पेसिफाइड, ठीक है, ये वो एंटिटीज है जिसकी टाइप आपने पहले से स्पेसिफाई की हुई है कि वो कौन सी टाइप्स है। और जो ऑपरेशंस के ऑपरेशंस विच इवैल्यूएट एंटिटीज ऑफ द टाइप बीइंग स्पेसिफाई, ठीक है, कि वो कौन कौन सी टाइप्स है, उनको आपने कैसे किस तरह स्पेसिफाई किया है। टू स्पेसिफाई बिहेवियर डिफाइन द इंस्पेक्टर ऑपरेशन फॉर ईच कंस्ट्रक्टर ऑपरेशन। तो ये हमारे पास जो है एक इंस्पेक्शन के ऑपरेशन है, एक आपके पास जो कंस्ट्रक्टर के ऑपरेशन है। हम इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हैं लेजिटिमेट सिस्टम को, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए और डिप्लॉयमेंट के लिए। तब आपके पास कौन कौन से ऑपरेशन लिस्ट एडीटी, ठीक है, अभी हम देखते हैं कि आपके जो एडीटी जो आपके एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स है, एडीटी जो है वो आपके कौन कौन से ऑपरेशन हैं, ठीक है, जो लिस्ट आउट है, जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप पे यूज किए जा सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर ऑपरेशंस विच रिलेट टू सॉर्ट टाइप्स क्रिएट कॉज एंड टेल, ये भी हम देखते हैं कॉज एंड टेल क्या है। इंस्पेक्शन ऑपरेशन विच टेक सॉर्ट लिस्ट एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न सम अदर सॉर्ट हेड एंड लेंथ, जिस तरह आप लिंक लिस्ट में यूज करते हैं, ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में यूज करते हैं, डेटा सेक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। टेल कैन बी डिफाइंड, ठीक है, एक उसमें हेड है, एक टेल होता है। टेल कैन बी डिफाइंड यूजिंग द सिंपलर कंस्ट्रक्टर क्रिएट एंड कॉज, नो नीड टू डिफाइन हेड एंड लेंथ विद टेल, ठीक है। इसमें आपको कोई भी जब आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, लाइक सी में करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में करते हैं, तो आप वहाँ पे आपको हेड और टेल के साथ जो है लेंथ डिफाइन करने की देयर इज नो नीड। अब आपके पास जो लिस्ट की स्पेसिफिकेशन है, ये उसका एक अगर हम देखें तो ये उसका लोगो है मैथमेटिकल, जिसको हम सूडो लैंग्वेज भी कहते हैं, कि जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम उसको राइट करते हैं, तो हम उसको किस तरीके से करते हैं, लिस्ट एलिमेंट में, ठीक है, सॉर्ट टी लिस्ट, ठीक है। अब आगे देखें क्रिएट लिस्ट, कॉज लिस्ट एलिमेंट, देन लिस्ट। अब आपको सूडो लैंग्वेज किस तरह लिखते हैं ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कोर्सेज के अंदर। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप डाटा स्ट्रक्चर्स में और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्सेज में देख चुके हैं। देन हेड लिस्ट, देन एलिमेंट आ गया, लेंथ लिस्ट इंटीजर है, आप टाइप अपने उसमें डेटा टाइप आपने बता दी, टेल लिस्ट आ गया। फिर आपने क्या किया, हेड क्रिएट अनडिफाइंड, इसको आपने डिफाइन नहीं किया, एक्सेप्शन आपने रखी है, इसके लिए जो आपने लिस्ट रखी है वो आपने एम्प्टी लिस्ट रखी है। और हेड कॉन्स एल कॉमा वी, इफ एल क्रिएट देन वी एल्स हेड। अभी हमने कंडीशन दे दी है कि इफ एल इज इक्वल टू क्रिएट देन वी एल्स हेड एल, ठीक है, ये आपने यहाँ पे अपनी कंडीशन दी है। और यहाँ पे हमने जो इसकी लेंथ है जो इसकी क्रिएट की है दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दी है, इट्स इक्वल टू 0। लेंथ कास्ट एल कॉमा वी इज इक्वल टू लेंथ एल प्लस 1, यहाँ पे हमने उसको डिफाइन कर दिया है कि वो एक स्टेप प्लस है, हमने हेड और टेल को आगे मूव किया है, दैट्स वाई हमने इसको प्लस 1 कर दिया है। टेल क्रिएट इज इक्वल टू क्रिएट, सो टेल इसमें टेल कॉन्स एल कॉमा वी, इफ एल इज इक्वल टू क्रिएट देन क्रिएट एल्स कॉन्स टी ए एल एल कॉमा वी।
तो ये एक सिंपल सा लिस्ट की स्पेसिफिकेशन है, एक छोटा सा सूडो कोड है एक लैंग्वेज में। हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के कोड डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। अब आप देखें इसी की आप जो है वो रिकर्जन देखें कि हम अब रिकर्जन क्या होती है, चीज़ों की रिपीटेशन होती है, ठीक है। ये आपने बेसिक हम जब कोर्स पढ़ाते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स का या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, तो हम उसमें रिकर्सिव एल्गोस भी डिस्कस करते हैं, हम रिकर्जन डिस्कस करते हैं। तो ये वही एग्जांपल मैंने यहाँ कॉल की है कि जो स्पेसिफिकेशन के लिए जो आपकी रिकर्जन यूज होती है वो किस तरीके से होती है। अब देखें ऑपरेशंस और ऑफन, ठीक है। अब इसमें रिकर्सिव यहाँ पे एल्गो लगा है, टेल कॉन्स एल कमा वी, if L is equal to create then create else const tail L comma V। अब कॉन्स्ट में हमने क्या नंबर दे दिए 5, 7, 9 और ये आपके पास इज इक्वल टू 5, 7, 9 आ गया। टेल में क्या है 5, 7, 9, टेल कॉन्स्ट 5, 7, 9, ये 9 नंबर यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू कॉन्स्ट टेल 5, 7, 9 इज इक्वल टू कॉन्स्ट टेल कॉन्स्ट 5, 7 9, फिर कॉन्स्ट टेल 5, 7, 9, फिर कॉन्स्ट टेल empty 5, 7, 9 और cons create 7, 9 is equal to और फाइनली आपके पास क्या आ गया 7, 9 आ गया। तो ये रिकर्जन के जो अल्गोज हैं, बहुत से अल्गोज हैं, या आपको इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप डाटा स्ट्रक्चर की बुक देखें, ठीक है। आपकी रिकर्जन क्या होती है, उसको किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये आपके रिकर्जन के बेसिक अल्गोज हैं। अब आपके पास जो इंटरफेस की स्पेसिफिकेशन है जो हम अपनी क्रिटिकल सिस्टम्स में यूज करते हैं, ठीक है। हम इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं, कंसिडर एन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम वेयर एयरक्राफ्ट फ्लाई थ्रू मैनेज सेक्टर ऑफ एयर स्पेस। अब हमने जो हमारा एयरक्राफ्ट सिस्टम है हम अभी उसकी एग्जांपल एक देख रहे हैं, ठीक है। हम इसमें क्या चीज यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कंसिडर एन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम where aircraft fly through managed sector of air spaces, ठीक है। जितने भी आपकी एयर स्पेसेस है उसके थ्रू उसको मैनेज करता है। ईच सेक्टर में इंक्लूड अ नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बट फॉर सेफ्टी रीजन दीज मस्ट बी सेपरेटेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जो अपनी कंडीशन की बात कर रहे हैं, हर सेक्टर में इंक्लूड यानी वो बहुत से एयरक्राफ्ट पे मुश्तमिल हो सकता है, बट फॉर सेफ्टी रीजन, फॉर द सेफ्टी रीजन दीज मस्ट, हम उनको सेपरेट करते हैं। इन दिस एग्जांपल ए सिंपल वर्टिकल सेपरेशन ऑफ 300 मीटर इज प्रपोज। अब ये एग्जांपल में देखिए प्रपोज कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रपोज कुछ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर किया जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो आपने अपना सिस्टम प्रपोज किया है वो आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर किया है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो आपका वर्टिकल सेपरेशन होगा दैट शुड बी 300 मीटर्स बिटवीन टू सिस्टम्स, between two aircraft, sorry. The system should warn the controller if aircraft are instructed to move so that the separation rule is breached, ठीक है। अगर वो मूव करेगा तो सेपरेशन रूल क्या होगा, ब्रीच हो जाएगा। तो ये आपके पास एक सिंपल इंटरफेस की जो आपकी स्पेसिफिकेशन की क्रिटिकल सिस्टम की एग्जांपल थी, ये वो बेसिक उसकी एग्जांपल है। अब हम इसमें देखते हैं कि इस सेक्टर जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं, जो उसके क्रिटिकल ऑपरेशंस है ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंटिंग के लिए जो आपके उसके ऑपरेशंस है इंटर, लीव, मूव एंड लुकअप, ये 4 ऑपरेशंस है उसके, ठीक है, जिसके ऊपर हम उन सेक्टर्स के ऑब्जेक्ट डिजाइन कर रहे हैं। अब आपके पास इंटर के अंदर क्या हो रहा है, एड एन एयरक्राफ्ट टू द कंट्रोल एयर स्पेस, ठीक है। यहाँ पे हम एयरक्राफ्ट को ऐड कर रहे हैं अपनी एयर स्पेस को कंट्रोल करने के लिए। लीव में क्या कर रहे हैं कि रिमूव द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द कंट्रोल एयर स्पेस, उसको अगर रिमूव करना है तो हम लीव का फंक्शन यूज करते हैं, ये लीव का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। मूव का क्या है कि मूव एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम वन हाइट टू अनदर, अगर एक हाइट से आप दूसरे हाइट पे जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए हम मूव का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। और इसमें जो आपका लुकअप है, गिवन एन एयरक्राफ्ट आइडेंटिफायर रिटर्न इट्स करंट हाइट, कि वो अगर हमें आपने देखना है लुकअप देखना है तो वो जो करंट हाइट है उसकी क्या हाइट है, ठीक है, आप मेजर कर सकते हैं। तो ये उसके 4 पैरामीटर से इंटर, लीव, मूव और आपका लुकअप।
तब आपके एक नॉन प्रिमिटिव ऑपरेशन होती है, एक प्रिमिटिव ऑपरेशन होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रिमिटिव आपके ऑपरेशन क्या होते हैं। जो आपके प्रिमिटिव ऑपरेशन होते हैं, इट इज सम टाइम नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस एडिशनल ऑपरेशंस टू सिंप्लीफाई द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आपने एक सिस्टम डिजाइन किया, अब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें वो आपको उन ऑपरेशन के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन सिस्टम को बेहतर करने के लिए, उसकी स्पेसिफिकेशन को सिंपल करने के लिए हमें एडिशनल ऑपरेशन उसमें ऐड करने पड़ सकते हैं, उसको हम प्रिमिटिव ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज सम टाइम, नॉट ऑलवेज, नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस additional operations to simplify the specification। स्पेसिफिकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसमें additional operations यूज कर सकते हैं। The other operations can then be defined using these more primitive operations। अब इसमें जो आपके प्रिमिटिव ऑपरेशन है वो कौन कौन से हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, क्रिएट, ब्रिंग एन इंस्टेंस ऑफ अ सेक्टर इनटू एग्जिस्टेंस, पुट। अब पहले में क्या क्रिएट, फिर में क्या किया पुट, एड एन एयरक्राफ्ट विदाउट सेफ्टी चेक्स। ठीक है, कि उसमें कोई सेफ्टी चेक्स भी होने चाहिए। इन स्पेस, थर्ड क्या, इन स्पेस, डिटरमाइन इफ अ गिवन एयरक्राफ्ट इज इन द सेक्टर। फोर्थ क्या, ऑक्युपाइड, गिवन अ हाइट, determine if there is an aircraft within 300 मीटर of that height। ठीक है, तो ये हमने उसमें, ये हमारे हमने यहाँ एक इसमें एग्जांपल ली है जिसमें हमने अपने प्रिमिटिव ऑपरेशन देखे हैं कि उसमें क्रिएशन क्या है, उसमें पुट किस तरह किया, इन स्पेस क्या है और आपका ऑक्युपाइड क्या है। तो यहाँ पे तब हम आ जाते हैं सेक्टर स्पेसिफिकेशन को। अगर हम मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करते हैं या अलजेब्रिक ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हमने उसको किस तरीके से लिखा, सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा टी सेक्टर। ठीक है, इंटीजर, बुलियन, इंटर। अब इंटर क्या काम कर रहा है, ये इसके फंक्शंस हैं। इंटर क्या काम कर रहा है, एड एन एयरक्राफ्ट टू द सेक्टर इफ सेफ्टी कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ठीक है, ये आपकी कंडीशंस को ऐड कर रहा है कि अगर एक एयरक्राफ्ट जो है वो सेफ्टी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये ऐड करता है। लीव क्या कर रहा है कि रिमूव एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम द सेक्टर। ठीक है, उसकी रिमूविंग के लिए हमने क्या यूज किया, लीव यूज किया है। देन मूव के लिए क्या किया है, मूव्स एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम वन हाइट टू अनदर इफ सेफ टू डू सो। ठीक है, यानी मूव की हम क्या यूज कर रहे हैं कि मूव एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम वन हाइट टू एन अदर इफ सेफ टू डू सो। अगर वो सेव करता है तो फिर आपने उसको सेट करना है। और लुकअप में क्या है, फाइंड्स द हाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इन द सेक्टर, कि उसकी हाइट अगर फाइंड करनी है कि वो उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर उसकी हाइट क्या है, वो कहाँ पहुंचा है, तो हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, लुकअप का फंक्शन कॉल करेंगे। देन क्रिएट, हमने क्या किया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एम्प्टी सेक्टर क्रिएट कर रहे हैं। जो आपका एम्प्टी सेक्टर है वो आपने किस तरीके से क्रिएट करना है वो भी हमें क्रिएट कर रहे हैं। अब उसकी क्रिएशन के बाद हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, पुट एड्स एन एयरक्राफ्ट टू अ सेक्टर विद नो कंस्ट्रेंट चेक्स। यहाँ पे हम उसको जो उसमें ऐड कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं दे रहे, कोई चेक्स नहीं लगा रहे, हम उसकी बेस के ऊपर उसको पुट कर रहे हैं। थर्ड क्या है, इन स्पेस, चेक्स इफ एन एयरक्राफ्ट इज ऑलरेडी इन अ सेक्टर। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी सेक्टर में है तो फिर हम उसको लिखेंगे इन स्पेस। ऑक्युपाइड में क्या है, चेक्स इफ वाज स्पेसिफाइड। ठीक है, अगर उसकी हाइट स्पेसिफाइड है, इज अवेलेबल। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपने उसको ऑक्युपाई कर लिया है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने क्रिएट, देन हमने उसमें पुट इन स्पेस। तो ऑक्युपाइड में हम क्या कर रहे हैं, चेक इफ अ स्पेसिफिक हाइट, अगर वो उस स्पेसिफिक हाइट में अवेलेबल है तो हम उसको चेक करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि सेक्टर स्पेसिफिकेशन के अंदर एंटर, देन हमने इसमें लीव को यूज किया, मूव को यूज किया, लुकअप को यूज किया, फिर हमने क्रिएशन को यूज किया, पुट इन स्पेस, ऑक्युपाइड। अब हम इसी को अगर
अलजेब्रिक, ये तो हमने लिखा सिंपल, आपकी स्पेसिफिकेशन हमने नोट कर ली है। हम अगर इसी को अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन में लेके आए तो अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन में किस तरह उसको लाते हैं, आप देखें, इंटर सेक्टर कामा कॉल साइन कामा हाइट बिलोंग अप टू सेक्टर, ठीक है, ये हमने ये ठीक है। अब ये नोटेशंस हैं, ये हम इंशाल्लाह लेटर लेक्चर्स में सीखेंगे कि ये नोटेशंस किस तरह बनाई जाती है, ये किस तरह डिफाइन की जाती है। फिर हम क्या कहते हैं, लीव, यानी आप ये देखें कि ये आपके पास, यानी यहाँ पे जो आपके पास इंटर है, इस इंटर को हमने लिखा सेक्टर कॉल साइन हाइट देन सेक्टर, फिर हमने क्या इसमें लिखा है, लीव सेक्टर कॉल साइन सेक्टर। ये आपके पास जो यहाँ पे लीव था कि रिमूव एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम द सेक्टर, तो उसके लिए हमने क्या किया, सेक्टर कॉल साइन देन सेक्टर। थर्ड हमारे पास क्या था कि इसमें हमने लिखा था मूव एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम वन हाइट टू अनदर इफ सेफ टू डू सो, तो हमने क्या लिखा, मूव सेक्टर कामा कॉल साइन देन इसमें हाइट देन सेक्टर। और फिर हमने क्या लिखा है, इसमें लास्ट में हम क्या लिख रहे हैं, इसमें लुकअप लिख रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लिख रहे हैं लुकअप सेक्टर कामा कॉल साइन देन इट्स गो टू हाइट। तो ये आपके पास ये जो 4 स्टेप्स थे हमने इसको इस तरह लिख लिया। देन हमने लिखा क्रिएट एट एम्प्टी सेक्टर, हमने क्रिएट एक ये एम्प्टी सेक्टर क्रिएट कर दिया, ये देखिए ये हमने क्रिएट, इसमें हमने एक एम्प्टी सेक्टर क्रिएट कर दिया। हमने फिर लिखा पुट एड्स एन एयरक्राफ्ट टू अ सेक्टर विद नो कंस्ट्रेंट चेक्स, हमने जब लिखा यहाँ पे, तो जब हमने ये लिखा यहाँ पे, तो अब ये देखें कि पुट एड्स एन एयरक्राफ्ट टू अ सेक्टर विद नो कंस्ट्रेंट चेक्स, तो हमने क्या लिखा, पुट सेक्टर कामा कॉल साइन कामा हाइट, हमने लिखा सेक्टर। फिर हमने क्या लिखा है, ऑक्युपाइड, ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा है, चेक्स इफ अ स्पेसिफाइड हाइट इज अवेलेबल, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑक्युपाइड सेक्टर कामा हाइट बुलियन। अब हमने यहाँ पे भी आप ये देख रहे हैं कि थर्ड में जब लिखा था इन स्पेस चेक्स इफ एन एयरक्राफ्ट इज ऑलरेडी इन अ सेक्टर, तो हमने क्या लिखा था, इन स्पेस सेक्टर कामा कॉल साइन बुलियन ऑक्युपाइड सेक्टर कामा हाइट कामा बुलियन। तो ये एक सेक्टर स्पेसिफिकेशन की एग्जांपल जो थी, ये किस तरह की है हमने, जो लास्ट अभी हमें स्लाइड्स देखी थी। तो इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम अपनी डिफरेंट टाइप्स की और भी एग्जांपल्स देखेंगे जो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के साथ किस तरीके से लिंक करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।